हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमने न्यू बैच चालू किया हुआ और न्यू बैच में भी कंटिन्यूस आपके साइंस और मैथ्स को दोबारा से सब कुछ हम पढ़ा रहे हैं डिजिटल बोर्ड पे, ताकि आपकी वीडियो की क्वालिटी और इंप्रूव हो सके। वैसे तो पूरा सिलेबस हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जब से हमने स्टार्ट किया पिछले 3-4 साल से हमने व्हाइट बोर्ड के वीडियोज भी अपलोड किए और सारे कहीं ना कहीं जितने भी चैप्टर्स है आपके, साइंस हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स हो, हर एक के चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर रखे हैं। लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। और जो न्यू वीडियोस हम बना रहे हैं वो तो कंटिन्यूस आ ही रहे हैं, उसको भी आप देखो और अपने ढेर सारे दोस्तों को शेयर करो। कि देखो दोस्तों, एक बचपन से सपना देखा था कि कुछ ना कुछ करना है लाइफ में। तो जब ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला यूट्यूब पे, हमने डिसाइड किया कि बहुत सारे ऐसे अंडर प्रिविलेज बच्चे जो शायद फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे किसी अच्छे ऑफलाइन क्लासेस को, या फिर कहीं ड्यू टू सम रीजंस वो बाहर नहीं जा पाते होंगे पढ़ने के लिए, ठीक है ना, ऑफलाइन क्लासेस में या फिर किधर भी। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि हम इस यूट्यूब के थ्रू हर बच्चे तक, हर गांव के बच्चे तक, छोटे छोटे गांव के बच्चे तक पहुंचेंगे, ताकि घर में बैठ के भी अगर उनके पास एक स्मार्टफोन अगर है, किसी भी घर में एक स्मार्टफोन तो आज के डेट में जनरल तौर पे होता है, लेकिन अगर है तो डेफिनेटली वो भी हमारे वीडियोस देख के कर सकते हैं। आई नो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके घर में शायद स्मार्टफोन नहीं होगा, लेकिन हम ये उम्मीद करके चलेंगे कि किसी न किसी माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से, कि उनको स्मार्टफोन मिले, भले ही जो चीपेस्ट होता है वो मिले और एक इंटरनेट कनेक्शन मिल जाए, तो वो भी हमारे चैनल के थ्रू फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। तो हमारा योगदान, हमारा मदद हमेशा उन लोगों के लिए है। तो जितना भी हो सके हम करते रहेंगे, बस आप लोग इसमें हमें साथ देना, थोड़ा सा प्यार देना और आशीर्वाद देना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करेंगे एक और बेहतरीन चैप्टर की, जिसका नाम है 8th स्टैंडर्ड का साइंस का चैप्टर नंबर 8 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों पॉल्यूशन। अभी चैप्टर देखो, नाम में ही देख सकते हो पॉल्यूशन। ये एक ऐसा चैप्टर है कि आपको ये तो पढ़ना ही है, एक सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ना ही है, साथ ही में फ्यूचर के हिसाब से भी पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर हमें सिखाता है पॉल्यूशन के बारे में, क्यों होता है पॉल्यूशन, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं और कौन से टाइप के पॉल्यूशन होते हैं और कैसे हम पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो दुनिया है उसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब सिंपल वर्ड में पॉल्यूशन का पहले मतलब समझ लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। तो आज पहला लेक्चर है, वैसे ये चैप्टर बड़ा है तो यूजुअली एक और लेक्चर लग जाएगा, लेक्चर नंबर 2 तक हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो आज फर्स्ट लेक्चर है, तो शुरुआत करेंगे। तो पहला टॉपिक ही वही है, दैट इज पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो पॉल्यूशन का सिंपल वर्ड में अगर मतलब बताओ तो कंटामिनेशन, कंटामिनेशन मतलब गंदा होना, ठीक है। जैसे पानी होता है, पानी के अंदर हम कुछ इंप्योरिटीज डाल दें, मिट्टी डाल दें, कुछ कचरा डाल दें, तो क्या हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है। तो कंटामिनेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, हमारे पास दुनिया में नेचर से बना हुआ इन्वायरमेंट है। हम दुनिया में आए हैं, दुनिया ने हमको बनाया है, हमने दुनिया को नहीं बनाया। तो नेचुरल इन्वायरमेंट पहले से ही था, पहले से ही पेड़ पौधे, पहाड़, जीव जंतु सब पहले से ही है, हम बाद में आए हैं, हम डेवलप होकर धीरे धीरे आए हैं और इसका इस्तेमाल हमने सीख लिया, क्योंकि हमारा दिमाग ज्यादा चलता है। ह्यूमन बींग्स इज द स्मार्टेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड, इसके लिए हमने ये सब चीज अडॉप्ट कर लिया। तो अगर ये नेचुरल इन्वायरमेंट का कंटामिनेशन हो रहा है और जिसके वजह से बहुत सारे हार्मफुल चीजें हो रही है हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे इकोसिस्टम को, हमारे वातावरण को, तो उस ओवरऑल चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पोल्यूशन बोलते हैं, यानी गंदगी पहुंचाना। अब वो पोल्यूशन जो हो सकता है वो बहुत ही अलग अलग कारण से होता है। तो पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन होता है पॉल्यूटेंट्स के वजह से, यानी गंदगी जो होती है वो किसी गंदी चीज की वजह से होगी। तो वो गंदी चीज है क्या, उसको बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। तो पॉल्यूटेंट्स क्या है, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, यानी ऐसे फैक्टर्स जो नेचुरल फंक्शन, इकोसिस्टम के नेचुरल फंक्शन को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं और हार्मफुल इफेक्ट को कॉज कर रहे हैं, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स को पैदा कर रहे हैं, चाहे वो अबायोटिक फैक्टर हो या फिर बायोटिक फैक्टर हो। अबायोटिक फैक्टर मतलब जो नदी होते हैं, पहाड़ होते हैं, ये सब जो होते हैं ये अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। और जो बायोटिक फैक्टर्स होता है जो लिविंग थिंग्स होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो जिंदा चीज है उसको बायोटिक फैक्टर कहा जाता है। और जो जिंदा चीज जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे हवा, पानी, लैंड, सॉइल, एटमॉस्फेयर, ये सब चीज अबायोटिक फैक्टर्स में आता है। यानी कि पॉल्यूटेंट्स जो है वो एक ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं बायोटिक को भी और अबायोटिक फैक्टर्स को नुकसान पहुंचाते हैं और उससे बहुत ज्यादा नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स पैदा करते हैं। तो उसी चीज को क्या कहा जाता है दोस्तों, पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। अब ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं, यानी अपने आप भी डेवलप हो जाते हैं, कभी कभी नेचुरल पॉल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हम इंसानों ने बनाए। मतलब दुनिया में आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो हमने खुद ने क्रिएट की है। पॉल्यूशन किसकी देन है, हमारी ही देन है भाई। बहुत कम ऐसा होता है कि नेचुरल तरीके से पॉल्यूशन होता है, कि जंगल में आग लग गया या फिर कुछ ऐसा हो गया, लेकिन ज्यादातर जो पॉल्यूशन करता है वो हम करते हैं। हमने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाई, केमिकल फैक्ट्रीज बनाई, हम आग लगाते हैं, हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो पॉल्यूशन हमारे वजह से ही होता है। तो मैन मेड पॉल्यूशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नेचुरल पॉल्यूशन। और ये क्यों होता है, बिकॉज हमने चीज क्रिएट की है। तो मैन मेड पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं उसके वजह से जो पॉल्यूशन है वो ज्यादा होता है।
अब ये पॉल्यूशन कौन कौन से टाइप के होते हैं उसके ऊपर भी नजर डालते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन बात करें, देखो सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 3 पॉल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि होता है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। हवा में होने वाला पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन, पानी में होने वाला प्रदूषण जो रहेगा वाटर पॉल्यूशन, और तीसरा जो जमीन लैंड पे होता है, सॉइल में होता है पॉल्यूशन, उसको हम सॉइल पॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये 3 पॉल्यूशन हम एक एक करके पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आज हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन और अगले लेक्चर्स में हम वाटर और सॉइल को दोनों साथ में पढ़ लेंगे। लेकिन अगर मैं इन 3 सॉल्यूशन के अलावा भी बात करूं बच्चा, तो बहुत सारे और पॉल्यूशन होते हैं, जैसे नॉइज पॉल्यूशन। बहुत ज्यादा नॉइज होता है, कहीं कहीं भी आप जाओगे रोड्स पे इतना ट्रैफिक जाम होता है, हर जगह से पै 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 हॉर्न मारने का आवाज आता है, तो वहां पे भी नॉइज पॉल्यूशन है। रेलवे ट्रैक्स पे चले जाओ, वहां पे नॉइज पॉल्यूशन है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है, बहुत सारे ऐसी जगह होता है जहां पे रेडिएशंस का काम होता है, ठीक है, जहां पे एटॉमिक एनर्जी बनाई जाती है, न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट होता है, ये सब जगह भी न्यूक्लियर पॉल्यूशन होता है। तो देखा है, तो अगर ये नॉर्मल पॉल्यूशन जो है एयर, वाटर एंड सॉइल, ये 3 हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हवा, पानी और जमीन, ये तीनों के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, तो ये 3 हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हमें इस टाइप के पॉल्यूशन के बारे में ज्यादा पढ़ना है। लेकिन इसके अलावा भी और भी पॉल्यूशन होते हैं जिनके बारे में हमें सोचने की जरूरत है, ठीक है। तो उसके बारे में कभी और सोचेंगे, जब हमारे आगे के चैप्टर्स जब आएंगे मे बी तब पढ़ेंगे। लेकिन हमें इस चैप्टर के अंदर 3 पॉल्यूशन पढ़ना है, एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग आज के पहले टाइप के सॉल्यूशन, जो कि है एयर पॉल्यूशन। तो अब एयर पॉल्यूशन क्या होगा, तो ऑब्वियसली हवा में होने वाली, हवा में, वातावरण, एयर में होने वाली जो भी पॉल्यूटेंट्स है, जो भी गंदगी है, वो क्या करेंगे, एयर पॉल्यूशन को कॉज करेंगे। यानी द कंटामिनेशन ऑफ एयर, गंदगी एयर में हो रहा है बाय द हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है, कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल सब्सटेंस। अब वो हार्मफुल सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं, वो पॉइजनस गैसेस भी हो सकते हैं जो अलग अलग केमिकल फैक्ट्रीज में से निकलते हैं, वो धुआं हो सकता है, स्मोक हो सकता है, वो पर्टिकुलर मैटर हो सकता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स। आपने देखा होगा कि अक्सर रोड वगैरह पे आप जाओगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी के आंख में जा रहा है, किसी के ऑक्सीजन के थ्रू अंदर जा रहा है, तो पर्टिकुलर मैटर भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे हो सकते हैं। ये सभी चीज क्या कर रहे हैं, उस हवे को, उस एयर को क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, कंटामिनेट कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कंसीडर्ड एज एयर पॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, एयर पॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब एयर पॉल्यूशन तो आपको समझ में आ गया, मेन कारण यही है कि भाई हवा के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, धूल मिट्टी आ गया, केमिकल्स आ गए, पॉइजनस गैसेस आ गए, पार्टिकल्स आ गए, ये हो रहा है। लेकिन व्हाट आर द एग्जैक्ट रीजंस, तो हम पढ़ेंगे रीजन ऑफ एयर पॉल्यूशन, कौन कौन से रीजन होते हैं एयर पॉल्यूशन के, वो हम लोग यहाँ पे नजर डालेंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे बच्चा, ध्यान देना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है वॉल्केनिक इरप्शन। ये देखो, अब जनरल तौर पे रीजंस को भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, जैसे मैंने पहले ही बताया कि देयर आर 2 रीजंस, कोई भी पॉल्यूशन होने का देयर आर 2 रीजन, एक होता है नेचुरल रीजन, दूसरा होता है मैनमेड रीजन। तो हमने 2 कॉलम बना दिया है, यहां पे हम पढ़ेंगे जितने भी नेचर से होने वाले पॉल्यूशन है, यानी हवा में हो रहा है, एयर में हो रहा है, लेकिन वो नेचर की वजह से हो रहा है, इसमें इंसानों का कोई हाथ नहीं है, तो उसको बोलेंगे नेचुरल पॉल्यूशन, नेचुरल एयर पॉल्यूशन वी कैन से। लेकिन एक पॉल्यूशन ऐसा है जो मैनमेड, क्या है, मैनमेड, यानी इंसानों ने बनाया हुआ पॉल्यूशन है, ठीक है, वो इंसानों की गलती की वजह से जानबूझ के चीजें की जाने वाली है, इसके लिए वो पॉल्यूशन हो रहा है। तो पहला जो है हम लोग का, दैट इज नेचुरल रीजन, वो क्या है, पहला है वॉल्केनिक इरप्शन। अब वॉल्केनिक इरप्शन मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी फटना। अब ज्वालामुखी जो फटता है वो हमारे हाथ में होता नहीं है, अंदर बहुत सारे लावा होते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है हमारी पृथ्वी के ऊपर जो वॉल्केनिक जोन एरिया है। वॉल्केनिक जोन मतलब क्या होता है, वहां पे बहुत सारे लावा जो है वो इकट्ठा है। क्यों लावा इकट्ठा है, क्योंकि हमारा जब अर्थ बना था बिग बैंग थियरी के बाद, तो हमारा अर्थ बहुत ज्यादा इरेगुलर शेप में और बहुत ज्यादा उसमें ज्वालामुखी और ब्लास्ट वगैरह होते रहते थे, मतलब आग का गोला था, जैसे सन है आज के डेट में, वैसे हमारा पृथ्वी भी था। लेकिन धीरे धीरे कूल डाउन हुआ, लेकिन कुछ जगह ऐसे रह गए जहां पे लावा आज भी लोकेटेड है, लेकिन वो दबे हुए। लेकिन कभी ऐसा उसमें एक हलचल हो जाता है जिसकी वजह से वो ज्वालामुखी फट के बाहर निकल जाता है। तो जब वो फट के बाहर निकलता है तो उसमें से बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, ठीक है ना, सॉलिड गैसियस एंड लिक्विड मटेरियल एमर्ज आउट थ्रू द इरप्शन। यानी जब वो फटता है तो उसमें से सॉलिड मटेरियल, गैस, हार्मफुल गैस, धुआं, धूल, मिट्टी, आग के गोले, ऐसे कई सारी चीज उसमें से निकलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है, ये सब गैसेस की बात कर रहा हूं। फिर सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, अमोनियम क्लोराइड निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, वेपर्स निकलता है, और बहुत सारे धूल के पार्टिकल्स निकलते हैं। तो ये जब पार्टिकल्स आसमान में जब जाएंगे, हवा में जाके मिक्स होंगे, तो क्या हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन ही होगा ना भाई, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज दिक्कत हो जाती है। तो ये हो गया एक नेचुरल फैक्टर। अब वॉल्केनिक इरप्शन अपने आप होता है, हम इंसानों का हाथ है क्या, नहीं, इसीलिए ये क्या है, नेचुरल फैक्टर है एयर पॉल्यूशन होने का। दूसरा फैक्टर क्या है, अर्थक्वेक। दूसरा आप देख पा रहे हो, अर्थक्वेक यानी भूकंप आना। अब भूकंप आना भी हमारे हाथ में नहीं है,
ठीक है, भूकंप तो कैसे भी आ सकता है। और क्यों आता है भूकंप? क्योंकि हमारे जमीन के नीचे क्या है, प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, वो जब मूवमेंट करते हैं हल्की भी, तो हमारा उसके ऊपर का पूरा जमीन जो है वो हिल जाता है, और उसके ऊपर जो भी बिल्डिंग रहेगा वो तो हिलेगा, गिर भी सकता है। तो अर्थक्वेक जब भी होता है, तो जब बिल्डिंग गिर जाती है, जब कुछ हो जाता है, ये हिल जाती है, तो बहुत सारे पॉइजनस गैसेस और वाटर वेपर जो है हमारे पृथ्वी के अंदर से जो है वो बाहर निकलते हैं हवा के पास, और हवा क्या होता है, दूषित हो जाता है, यानी पॉल्यूट हो जाता है। तो अर्थक्वेक इज ऑल्सो वन ऑफ द नेचुरल रीजन ऑफ एयर पॉल्यूशन। इसके अलावा साइक्लोन्स आते हैं, आपको पता है, भवंडर आता है, साइक्लोन्स बोलते हैं, डस्ट स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, पूरा धूल मिट्टी, बारिश के सीजन में देखा है जब बारिश आने वाला होता है, साइक्लोन वगैरह जब आता है तो पूरा धूल मिट्टी पूरा घूमने लगता है हवा के साथ, देखा है? तो क्या होता है, एयर पॉल्यूशन ही हो रहा है ना, सॉइल, गार्बेज, कचरा, कूड़ा कचरा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, थैली वैली सब उड़ने लगता है। तो ये सब क्या हो जाता है, नेचुरल रीजन में आ जाता है। इसके अलावा एक और रीजन है फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगना, ठीक है, जंगल में आग लग जाता है कभी कभी। अब जंगल में आग लगने का एक और कारण होता है जो इंसान लगाते हैं, लेकिन हम उसकी बात बाद में करेंगे। नेचुरल तरीके से भी जंगल में आग लगता है, फॉरेस्ट फायर जिसको बोलते हैं। होता क्या है कि जब लकड़ी, जब यानी कि जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े फॉरेस्ट में, जब वो सूख जाते हैं तो उनका लकड़ी एकदम कड़क हो जाता है, ठोस, मजबूत और सूखा हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ पेड़ आपस में टकराते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड या फिर किसी भी तरीके से, जब वो टकराते हैं तो टकराने की वजह से फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन की वजह से चिंगारी निकल के उसमें आग पकड़ लेता है। तो अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे जंगल वगैरह होते हैं जहां पे फॉरेस्ट में आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर होता है। रिसेंटली 3-4 साल पहले फॉरेस्ट फायर बड़ा हुआ था अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में, ब्राजील में बहुत बड़ा अमेजॉन जंगल है, उसमें आग लग गया था और लगभग बहुत सारा पार्ट जल गया। इसीलिए हम लोग को खतरा हो गया था, क्योंकि लगभग 20% ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई पूरे वर्ल्ड का उस अमेजॉन जंगल से आता है। इतना बड़ा जंगल है, इतना बड़ा है कि आप सोच नहीं सकते, इंडिया से भी बड़ा है वो, ठीक है। तो ये सोच सकते हो। तो फॉरेस्ट फायर जो है वो कार्बन रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, और बहुत सारा धुआं हवा में फेंकता है। इसके वजह से एटमॉस्फेयर गंदा हो सकता है, यानी एयर पॉल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा माइक्रोब्स इन एयर, हवा में माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एयर में छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स के टुकड़े आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाता है, फंगस आ जाता है। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं किसी माध्यम से हमारे शरीर में भी अगर आएंगे तो हमको बीमार कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं इंशॉर्ट क्या कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये थे नेचुरल रीजन इसके एयर पॉल्यूशन होने के। अब हम पढ़ेंगे मैनमेड रीजन क्या है। मैनमेड मतलब क्या होता है, इंसानों ने बनाया, इंसान की गलती की वजह से या फिर जानबूझ वो कर रहा है तो जाके एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहला है फ्यूल। ये फ्यूल किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। हमने सोचा कि क्यों ना एक कुछ ऐसा चीज बनाया जाए जिसको जलाएंगे तो आग निकले। तो हमने क्या बनाया, बहुत सारे फ्यूल बनाया, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, चाहे वो केरोसिन हो। तो हमने क्या बनाया, फ्यूल बनाया। तो जब भी कोई फ्यूल को जलाते हैं, जैसे कोयला हो गया, टिम्बर यानी लकड़ा हो गया, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घर का गैस सिलेंडर है, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लीड कंपाउंड, ये सब हवा में रिलीज करता है। तो जिससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा ना। हम घर में खाना बनाते हैं तो वो गैस में से भी धुआं निकलता है, हमको पता नहीं चलता, इतना कम निकलता है कि पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी हवा में जा रहा है। हम गाड़ी चलाते हैं, पीछे से धुआं निकल रहा है साइलेंसर में। हम कहीं पे भी पेट्रोल डीजल का काम कर रहे हैं, धुआं निकल रहा है, केरोसिन जला रहे, लकड़ा जला रहे, कहीं पे भी कुछ भी काम हो रहा है, फ्यूल अगर जल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और भी हार्मफुल गैसेस निकलेंगे, हवा में जाएगा और एयर पॉल्यूशन करेगा। इसके अलावा बर्निंग ऑफ द सॉलिड वेस्ट, अक्सर ये देखा होगा आपने कि जो हमारे म्युनिसिपालिटी, ग्राम पंचायत, ये सब जो होते हैं, जब कचरे वाली गाड़ी आती है, कचरा उठा के लेके जाती है, तो कहीं ना कहीं जाके उसको जलाया जाता है। तो जब वो सॉलिड वेस्ट को जलाया जाता है तो उसमें भी हार्मफुल गैसेस जो है वो निकलते हैं, और वो क्या करते हैं, एयर पॉल्यूशन को कॉज करते हैं। इसके अलावा जो वन ऑफ द मेन रीजन है, मैनमेड तरीका जो एयर पॉल्यूशन को करता है, वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रीज। हमारे देश में, हमारे देश की बात की करें, पूरे वर्ल्ड में आज के डेट में हर जगह इंडस्ट्रीज है, हर जगह फैक्ट्रीज है, केमिकल फैक्ट्रीज, लेदर फैक्ट्रीज, कहीं ना कहीं कुछ बन रहा है वहां पे। तो उसमें क्या होता है, बड़े बड़े चिमनी होते हैं, आपने देखा है। जैसे मैं जहां रहता हूँ MIDC बोईसर एरिया में, वहां पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज है। हर 50-100 मीटर पे आपको एक इंडस्ट्रीज दिखेगी, वहां पे बड़े बड़े चिमनी दिखेंगे, और वो चिमनी में से हमेशा धुआं निकलता रहता है। मतलब कहीं ना कहीं वो हवा में, एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो बहुत सारे हार्मफुल गैसेस फैक्ट्रीज में से, सल्फर पाउडर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर में जाते हैं और कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन को कॉज कर रहे होते हैं। और इसके अलावा एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द एयर पॉल्यूशन ऑफ द मैन मेड फैक्टर, इंसान द्वारा किया गया, जो कि है एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स। एटॉमिक एनर्जी पता है, न्यूक्लियर एलिमेंट्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो एटॉमिक एनर्जी वो हो गया, और उसी का इस्तेमाल करके मतलब न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह करते हैं, बॉम्बिंग वगैरह किया जाता है, जिससे पता चलता है कि न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं कि नहीं। तो ब्लास्ट किया जाता है। आपने पोखरण, एक जगह सुना होगा, उसके ऊपर एक मूवी बनी थी परमाणु, में कैसे अंडरग्राउंड टेस्ट किया गया था, लेकिन उसके वजह से कितना पॉल्यूशन हुआ वो भी बहुत जरूरी चीज़ है। तो उसमें यूरेनियम, थोरियम,
ग्राफाइट, ऐसे हार्मफुल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि जब रिलीज होते हैं, मतलब फटते हैं, तो उसमें से हार्मफुल रेडिएशंस निकलता है जो कि हवा को बहुत ज़्यादा दूषित कर सकता है, और इतना दूषित कर सकता है कि अगर वो हवा हम सूंघेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी बीमार हो सकते हैं। तो ये सब क्या थे, रीजंस थे किसके, एयर पॉल्यूशन के। तो उम्मीद करता हूं मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि क्या होता है एयर पॉल्यूशन और क्यों होता है, रीजंस क्या है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एयर पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, यानी कि जो एयर पॉल्यूशन पैदा करते हैं उसका क्या सोर्स है, कहां से आता है और उसके क्या परिणाम होता है, इफेक्ट्स क्या है। तो एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला है सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर मान लो हवा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जिसको SO2 कहा जाता है, तो ये कहां से आता है, सोर्स क्या है इसका, तो ये फैक्ट्रीज में से आता है जहां पे कोयला और मिनरल ऑयल का यूज किया जाता है एज ए फ्यूल। और इसका इफेक्ट क्या है कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड हवा में है तो आंखों में जलन होता है। कभी कभी आप देखे हो, कभी सड़क पे जा रहे हो, आपको अचानक से आंखों में जलन होने लगा, तो इरिटेशन ऑफ आईज अगर हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना, ज्यादा कफिंग हो रहा है, म्यूकस आ रहा है, मतलब बोलते हैं ना हम लोग गले में कफ आ जाता है, तो वो सब, और सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, ये सब दिक्कतें किसके वजह से हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस की वजह से जो एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। इसके अलावा और भी गैसेस है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कहा जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक ऐसा गैस है जो ज्यादातर आता है व्हीकल से, हमारी गाड़ियों से, गाड़ी चलाते हैं ना, कार हो कोई भी बाइक हो, उसमें से जो धुआं निकल रहा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादातर होता है। और इंडस्ट्रीज के जो स्मोक्स होते हैं, जो धुएं निकलते हैं इंडस्ट्री में से, वो भी इसी कार्बन मोनोऑक्साइड में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका इफेक्ट ये है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड का होता है, हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन फ्लो होता है जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो जब हवा में ही ऑक्सीजन अच्छे से नहीं आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, तो हमारे अंदर वो दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा नाइट्रोजन होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो व्हीकल में से निकलता है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो होता है व्हीकल में से निकलता है, जिसमें सांस लेने में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम हो जाता है, हमारे लंग्स में प्रॉब्लम हो जाता है। फिर से छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसको पर्टिकुलर मैटर कहते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर मैटर भी धुएं में से आता है, इंडस्ट्रीज के और व्हीकल्स में से आता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, बीमारियां हो सकती है, ठीक है ना, अस्थमा वगैरह हो सकता है। इसके अलावा धूल मिट्टी जो है ये भी गाड़ियों से आती है और इंडस्ट्री से आती है, जिसको एक बीमारी है सिलिकोसिस नाम का एक बीमारी है, वो हो सकता है। पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं, पता है ना, कीटनाशक पेस्टिसाइड्स जो खेतों में डाला जाता है, क्रॉप्स के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, तो ये पेस्टिसाइड्स के वजह से आता है, प्रोडक्शन जहाँ पे होता है, और उसके वजह से भी क्या होता है, अगर वो पेस्टिसाइड्स हमारे अंदर जाएगा तो मेंटल वीकनेस हो सकता है, हमें डेथ हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा सूंघ लिया तो। इसके अलावा मीथेन एक गैस है, इसका भी इंडस्ट्री से कनेक्शन है, यानी इंडस्ट्रीज में से मीथेन वगैरह गैस लीक होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो पॉइजनिंग है, पॉइजनस गैसेस होता है वो, अगर ज़्यादा सूंघ लिया तो दिक्कत हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, और रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं पॉल्यूटेंट्स हैं, ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो एयर पॉल्यूशन को कॉज कर रहा है, और ये कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या और इसके इफेक्ट क्या है, ये सब हमने बताने की यहाँ पे कोशिश की, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे कि जो इफेक्ट्स है एयर पॉल्यूशन का वो प्लांट्स और एनिमल्स पे कैसा होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा नजर डालेंगे। तो प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में आपको पता है जो लीव्स होती है, ध्यान से सुनना इस चीज को, प्लांट्स में क्या होता है आपको पता है, लीव्स होती है, तो लीव्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं, और उन होल्स में क्या होता है ना, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और इसमें एक छोटा सा गैप रहता है। वो गैप के थ्रू क्या होता है कि वो पहली बात तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और साथ ही में ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस, यानी द एक्सेस ऑफ वाटर दैट इज रिमेनिंग आउट, वो प्रोसेस होता है। तो अगर बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है तो लीव्स के अंदर का जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, जिसके वजह से नॉर्मल फंक्शनिंग जो होता है प्लांट्स का वो नहीं हो पाता है, अच्छे अमाउंट ऑफ सनलाइट नहीं मिल पाएगा, फूड प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा, तो प्लांट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसके वजह से उनका फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, जिससे माफ करना दोस्तों, तो सॉरी, जैसा कि मैंने बताया था पिछले एक हफ्ते से बैंड बजी हुई है, एंड आई एम सफरिंग स्टिल नाउ फ्रॉम द कोल्ड एंड कफ, होता है बीच बीच में आ जाता है, तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। जैसे मैंने बोला फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो स्लो डाउन हो जाएगा। और मुझे बात बताओ, जैसे आपके शरीर में अगर आपको खाना ना मिले तो आपकी शरीर कमजोर हो जाएगी, हाइट वेट रुक जाएगी, बॉडी नहीं बनेगी, अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा। उसी प्रकार प्लांट्स में भी जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, स्लो डाउन हो जाएगा, तो ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगा, यानी प्लांट्स की हाइट रुक जाएगी, ग्रोथ नहीं होगा, लीव्स झड़ने लगेंगे, पत्तियां झड़ने लगेंगी या फिर येलो पड़ने लगेंगी, क्योंकि उनको क्लोरोफिल नहीं मिल रहा है, मतलब सनलाइट नहीं मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो अच्छे से फंक्शनिंग नहीं हो पाता है। वही एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हो जाती है हमारे में, ह्यूमन बींग्स में या फिर एनिमल्स में, रेस्पिरेशन, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, और आंखों में तकलीफ हो जाती है। तो ये सब कुछ रीजंस है, फैक्टर्स है जो कहीं ना कहीं प्लांट्स और एनिमल्स को दिक्कत करते हैं। लेकिन इसके अलावा और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमें दिक्कत पैदा करती है, जिसमें से और इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसमें से पहला इफेक्ट है डिप्लीशन इन ओजोन लेयर।
अब ये ओजोन लेयर क्या होता है इसको समझते हैं, बहुत मजेदार टॉपिक है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है दोस्तों, इसको समझो पहले अच्छे से। आपको पता होगा कि हमारा ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है ये पूरा किससे भरा हुआ है, एटमॉस्फेयर से भरा हुआ है। ठीक है, हमारा जो पृथ्वी है कहीं ना कहीं इसके आसपास जो है क्या आपको देखने मिलेगा, एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसके ऊपर एक वातावरण है, पूरा वातावरण जो है वो कवच करके रखा है। और ये आपका सन है मान लो, ठीक है, ये आपका सन है बहुत दूर। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ से क्या आ रहा है, सनलाइट आ रहा है। क्या आ रहा है, सनलाइट आ रहा है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी के लगभग 48 किलोमीटर ऊपर, यानी कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है, हमारा जो अर्थ का जमीन का जो सरफेस है, उस जमीन के सरफेस के लगभग 48 किलोमीटर के ऊंचाई पे एक लेयर होता है। उस लेयर को बोला जाता है दोस्तों ओजोन लेयर। एक गैस का लेयर है, पूरा किसका भरा हुआ है, O3 नाम का। जैसे O2 का मतलब ऑक्सीजन होता है, आपको पता है ना, O2 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, वैसे O3 होता है एक गैस जिसका नाम है ओजोन गैस। तो क्या बोला जाता है, ओजोन गैस। तो ओजोन जो है इसका एक गैस का एक चक्री होता है, एक लेयर होता है जो पूरे अर्थ के ऊपर फैला हुआ है। पूरा उसने क्या किया है, अर्थ को कवर करके रखा हुआ है। तो होता यह है कि जो ओजोन लेयर होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे लगभग हाइट ऑफ 48 किलोमीटर अर्थ सरफेस के प्रेजेंट रहता है, मान लो। इतना तो आपको समझ में आ गया। तो ये क्या होता है, ये करता क्या है, अगर मैं बात करूं, ये क्या करता है, हमारा ये जो एक लेयर है, ये आपको दिख रहा है, ये एक लेयर है। आपको पता है कि सन जो होता है ये बहुत ही खराब चीज है। अब खराब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सन क्या करता है, बहुत सारा हार्मफुल रेडिएशन जो है वो अर्थ के ऊपर फेंकता है यूवी के फॉर्म में। अल्ट्रावायलेट रेज, हार्मफुल रेडिएशन, बहुत सारे चीजें अर्थ पे भेजता है। लेकिन हमें सिर्फ सन से क्या चाहिए होता है, हमें सिर्फ सनलाइट चाहिए होता है और थोड़ा हीट चाहिए होता है। लेकिन ये हार्मफुल रेडिएशन का हम क्या करेंगे। तो ये जो ओजोन का जो लेयर है, ये क्या करता है, हमारा ओजोन का जो लेयर है अच्छा, ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है, हमारा पृथ्वी है। हमारा पृथ्वी के ऊपर हम रह रहे हैं, हम इंसान रह रहे हैं। तो ये जो ओजोन लेयर था, ये क्या कर रहा है, इस यूवी रेस जो आ रहा है ना, इसको यहीं पे रोक देगा। इसको क्या करेगा, यहीं पे वो ट्रैप कर देगा, यहीं पे वो रोक देगा। जैसे एक तरीके से फिल्टर का काम कर रहा है। ओजोन लेयर्स क्या करते हैं, ओजोन लेयर पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा कवच है गैस का, जो कि जो सनलाइट में से जो हार्मफुल रेज जो आ रहे हैं ना, वो उसको उधर ही ट्रैप कर देंगे, और जो सनलाइट और हीट है उसको सिर्फ भेजेंगे पृथ्वी के पास। तो इससे होता क्या है कि हमारे तक अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते। भले हमको सन दिख रहा है डायरेक्टली, आप देखोगे तो सन दिखाई देगा, लेकिन जो उसमें से हार्मफुल रेडिएशन हमारे स्किन तक आने चाहिए, हमारे फेस पे, हमारे बॉडी पे आने चाहिए, प्लांट्स तक आने चाहिए, वो नहीं पहुंच रहा है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ओजोन उसको वहीं पे ट्रैप कर ले रहा है। तो इससे हुआ क्या कि इससे ये होता है कि हमारा बहुत सारा फायदा हो रहा है कि ओजोन बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशन को उधर ही रोक रहा है, जिससे हमें कैंसर जैसे होने वाली बीमारी, स्किन कैंसर एंड बाकी चीजें होने वाली बीमारी हमें नहीं हो रही है। लेकिन एक्चुअल में अब क्या हो रहा है, बहुत सारे जमाने से, सालों से आप देखोगे पॉल्यूशन का लेवल इतना बढ़ गया है कि ये जो ओजोन नाम का जो गैस का लेयर है, O3 का जो गैस का लेयर है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और कहीं ना कहीं इन गैस के लेयर्स के बीच में बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं, यानी गैप्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, जो पूरा लेयर था पहले, अब उनमें क्या हो रहा है, गैप्स क्रिएट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ओजोन लेयर डिप्लीट होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। तो अगर ओजोन लेयर खत्म हो जाएगा बच्चा, तो सोचने वाली बात यह है कि जब ओजोन लेयर ही नहीं रहेगा या फिर उसमें बहुत सारे बड़े बड़े गैप्स बन जाएंगे, तो उन गैप्स में सन का जो लाइट है, जो अल्ट्रावायलेट रेज था, वो डायरेक्ट पड़ेगा अर्थ के ऊपर। और जब पृथ्वी के ऊपर डायरेक्ट पड़ेगा तो हम जैसे, आप जैसे और प्लांट्स वगैरह के ऊपर डायरेक्ट वो हार्मफुल रेडिएशन ऑफ सनलाइट, अल्ट्रावायलेट राइज लाइट जो है पड़ेगा। और जब ऐसा डायरेक्ट पड़ने लगेगा तो हमें और ज्यादा गर्मी लगने लगेगी, हमारे ऊपर रेडिएशन होगा, हमारे को बहुत सारी बीमारी, स्किन की, स्किन कैंसर और कई और भी बीमारियां होने लगेगी। और इसीलिए एक बहुत बड़ा चिंता का, ये सोचने वाली बात है, चिंता का समय है कि हम सोचेंगे कि कैसे हम ओजोन को डिप्लीट होने से बचा सके। और इसीलिए ये एक बहुत ही खराब इफेक्ट है किसका, एयर पॉल्यूशन का। अब आप बोलोगे ना सर इसमें एयर पॉल्यूशन का क्या लेना देना, तो मैं आपको बताता हूं कि जो मैंने बात किया ओजोन खत्म हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन। तो ये क्यों हो रहा है कि आज के डेट में क्या हो गया है कि ओजोन लेयर क्या हो रहा है, बहुत कम होते जा रहे हैं, गेटिंग डिप्लीटेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। तो पहला रीजन है उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो देखो, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो दुनिया है वो बहुत सारे गैसेस से भरा हुआ है, जिसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस चाहिए होता है वो चाहिए होता है ऑक्सीजन, जिंदा रहने के लिए। लेकिन इसके अलावा एक और गैस होता है जो चीज को बैलेंस करता है, वो होता है CO2 गैस, जो प्लांट्स को चाहिए होता है और हमें नहीं चाहिए होता। लेकिन ये CO2 गैस ही रिस्पॉन्सिबल है सोलार लाइट को या फिर सोलार एनर्जी को या फिर हीट को ट्रैप करने के लिए। ठीक है, तो हमारे जो पृथ्वी के ऊपर जो गर्मी बढ़ती जा रही है, उसका वन ऑफ द मेन कारण कौन है, CO2 गैस। CO2 गैस क्या करता है, हीट को ट्रैप करता है। हीट को क्या करता है बच्चा, ट्रैप करता है।
हीट को ट्रैप करेगा। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगा उतना ज्यादा गर्मी बढ़ेगी। तो आज के डेट में क्या हो गया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ गई है, फैक्ट्रीज आ गई है, हर जगह आप देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकल रहा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन का लेवल तो है हमारे पृथ्वी के ऊपर ठीक ठाक है, हम काम चला रहे हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे भी कम है, परसेंटेज में देखा जाए तो पॉइंट समथिंग परसेंटेज है। तो परसेंटेज वाइज तो कार्बन डाइऑक्साइड वैसे भी कम है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रहा है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज, तो कहीं ना कहीं हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है हमारे एटमॉस्फेयर का वो भी बढ़ते जा रहा है। और जैसे जैसे हीट कैपेसिटी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या हो रहा है कि जो पहले टेम्परेचर 30-40 डिग्री तक नहीं जाता था, या फिर गर्मियों में भी देखोगे आप तो 35 डिग्री 40 डिग्री का टेम्परेचर अगर चला गया ना तो आपको लगता था कितनी गर्मी हो रही है। लेकिन आज के डेट में आप देखोगे दिल्ली जैसे जगह में, और या फिर और भी अदर कंट्रीज की हम बात करें, मिडल ईस्ट कंट्री, अरब्स कंट्री, वहां पे देखोगे तो 55-60 डिग्री तक टेम्परेचर चले जाता है कि अगर आप अंडा फोड़ के डालोगे तो जगह पे ऑमलेट बन जाएगा, ठीक है। तो इतनी गर्मी हो रही है। तो ये गर्मी का कारण क्या है, गर्मी का कारण है बहुत सारे हार्मफुल गैसेस जिसका इस्तेमाल हम डेली कर रहे हैं, और उन गैसेस को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। उन गैसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से होते हैं, अभी ग्रीन हाउस गैसेस की भी बात कर ले तो जैसे मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, मीथेन हो गया। इसके अलावा और भी जो गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट गैस है जिसका नाम है सीएफसी। तो ये सीएफसी एक ऐसा खतरनाक चीज है जो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को कॉज कर रहा है और सबसे बड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर रहा है ये सीएफसी। अब ये होता क्या है, सीएफसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये होता क्या है तो मैं आपको बता दूं, सबके घर में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है। कहां पे, आपके घर का रेफ्रिजरेटर, आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज खोलते हो धुआं निकलता है ठंडा ठंडा, एसी चालू करते हो, एसी चालू करते हो ठंडा ठंडा हवा निकलता है, तो वो जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ऐसे ठंडी वाली, वो होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होता है। ये एक ऐसा गैस होता है जो जनरल तौर पे एज ए कूलेंट हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा गैस है जो एटमॉस्फेयर में फैलता है और कार्बन का जो एमिशन है वो बढ़ाता है, और कहीं ना कहीं इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करता है कि हम सोच भी नहीं सकते। और इसी ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के वजह से, इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट के वजह से हमारा ओजोन लेयर धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि डायरेक्टली अटैक किसके ऊपर हो रहा है, ओजोन के ऊपर हो रहा है। तो ओजोन लेयर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जिसके वजह से सन का लाइट डायरेक्टली पड़ सकता है और हम बहुत ज्यादा दिक्कत में आ सकते हैं। तो ये तो एक रीजन हो गया कि ओजोन लेयर खराब हो रहा है, लेकिन इसके अलावा एक और रीजन है एसिड रेन। एसिड रेन मतलब क्या होता है, एसिड की बारिश। अब जनरल तौर पे क्या होता है कि ना हमारे बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं जहां पे बहुत सारे हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि एक ऐसा जगह है जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड हवा में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। किसी भी लेदर इंडस्ट्रीज जहां पे आगरा वगैरह आपने देखा है, ताजमहल जहां पे है, तो वहां पे एसिड रेन बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए ताजमहल के ऊपर येलो येलो कलर का दाग भी आ गया क्योंकि उसके ऊपर एसिड रेन हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी जगह है इंडिया में भी और आउट ऑफ कंट्री भी जहां पे एसिड रेन होता है। वो एसिड ऐसा नहीं होता है तेजाब होता है कि सीधा किसी के चमड़ी पे गिरा तो पूरा गला देगा, एकदम तेजाब नहीं होता वो नॉर्मल डाइल्यूट होता है, लेकिन फिर भी एसिड तो एसिड ही है भाई। तो क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसेस अगर पानी के साथ जो एटमॉस्फेयर में होते हैं, ऊपर वाटर वेपर प्रेजेंट होता है बारिश के फॉर्म में, अगर दोनों ये रिएक्ट करेंगे तो एक एसिड बना लेगा जो कि होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये जो एसिड होता है बारिश के साथ साथ जमीन पे आता है, प्लांट्स पे गिरेगा तो प्लांट्स को खराब कर सकता है, येलोइंग ऑफ लीव्स हो जाएगा, प्लांट्स खराब हो सकता है, एनिमल्स के ऊपर गिरेगा तो स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, एंड खेत के ऊपर गिर रहा है, क्रॉप्स के ऊपर, फसलों के ऊपर गिर रहा है तो फसल को खराब कर सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है ये एसिड रेन की वजह से होती है, और उसका परिणाम जैसे मैंने बोला कि एक तो हमारे इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है और साथ ही में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, इनको भी डैमेज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट हो जाता है, इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत। क्लियर, समझ में आ गया कि क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं ओजोन लेयर के डिप्लीशन की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, एसिड रेन की वजह से, या फिर उसके परिणाम की वजह से यानी इफेक्ट्स की वजह से। समझ में आ गया, क्लियर है। चलते हैं, हमारा एक और आखिरी टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं, फिर ये हमारा एयर पॉल्यूशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाए। एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। यानी एयर पॉल्यूशन तो हमने समझ लिया क्या क्या कारण है, इफेक्ट है, रीजन है, सब कुछ देख लिया, लेकिन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं, एयर पॉल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो देखा जाए तो देरा बहुत सारे तरीके एंड नहीं भी है और है भी।
तो हमारे हाथ में जो है वो तो हम कर सकते हैं। जैसे कि वन ऑफ द तरीका इज पॉल्यूशन कंट्रोलिंग मशीनरी शुड बी यूज, यानी बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मशीन लगा सकते हैं। जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या करती है, एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस को रिलीज करती है, तो उसको अरेस्ट करने के लिए, यानी कि उस गैसेस को अरेस्ट मतलब ट्रैप करने के लिए बहुत सारे मशीन्स आते हैं, बहुत सारे फिल्टर्स आते हैं जो उनको इंस्टॉल करना चाहिए अपने मशीनरीज में, ताकि जो हार्मफुल गैसेस है वो बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में ना निकले बल्कि स्टोर हो जाए कहीं पे और उसको कहीं पे सेफ जगह पे रिलीज किया जाए। इसके अलावा चिमनीज को और टॉल करना चाहिए और ऊंचाई पे लेके जाना चाहिए, ताकि और ज्यादा हाइट पे एटमॉस्फेयर में जो हार्मफुल गैसेस है वो रिलीज हो, ताकि वो हमारे एटमॉस्फेयर में यानी हमारे जो वातावरण है उसको नुकसान ना करे। फिर प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए स्टिंकिंग वेस्ट का। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे वेस्ट होते हैं, बदबूदार वेस्ट होते हैं, हमारे घर गृहस्थी के वेस्ट होते हैं, उसको प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए। उसको जलाना इज नॉट ए सोल्यूशन। अगर आप जलाओगे तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर दफन करना चाहिए जमीन के अंदर। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। जमीन को खोद के उसमें डाला जाता है, उससे फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, खाद वगैरह बनाए जा सकते हैं। तो ये सब चीज करना चाहिए जिससे क्या हो जाए, खाद भी मिल जाए, मैन्योर भी मिल जाए और कहीं ना कहीं पोल्यूशन भी ना क्रिएट हो। इसके अलावा न्यूक्लियर टेस्ट पे कंट्रोल लगाना चाहिए। नहीं तो हर कंट्री, चाहे दुनिया में यार 190-200 कंट्री है, सब लोग न्यूक्लियर टेस्ट करने लगे। अभी देखा जाए तो सिर्फ 7 या 8 कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है। हमारी इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, रशिया भी है, यूक्रेन नहीं है शायद, फ्रांस है, ठीक है। अभी ईरान और उसका वॉर चल रहा है, आपको पता है, इजराइल और ईरान का। तो इजराइल के पास है न्यूक्लियर वेपन, गुस्सा आएगा न्यूक्लियर बम फोड़ देगा, ठीक है। लेकिन इसके पास, ईरान के पास अभी तक नहीं है। सुनने में आया है कि सीक्रेटली उसने एक टेस्ट किया है, अब वो कंफर्मेशन नहीं है, अभी फिलहाल में की बात कर रहा हूँ। तो जिसके पास न्यूक्लियर वेपन होता है यानी न्यूक्लियर हथियार होता है, वो बहुत ताव में रहता है कि भाई तू क्या बिगाड़ लेगा मेरा, मैं एक फोड़ूंगा तेरा पूरा फट जाएगा। जैसे अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिराया था, वैसा होता है। लेकिन ये सब चीज करने से पोल्यूशन और कितने जान जाती है, तो ये बहुत दिक्कत वाली चीज है। तो ये ना हो तो इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। एटॉमिक वेपन्स का यूज कम से कम होना चाहिए, केमिकल टेस्ट वगैरह ज्यादा नहीं होने चाहिए, केमिकल वेपन्स का यूज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कंट्रोल या फिर बैन होना चाहिए सीएफसी के ऊपर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सीएफसी, देखो आज के डेट में हर घर में एसी है, ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरे घर में नहीं है, मेरे घर में भी है, बिकॉज सुविधा है। लेकिन हमें ये आने वाले जनरेशन के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि हम ही है जो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसको कंट्रोल कर लेंगे तो आने वाले समय में सीएफसी जैसे हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर को खराब नहीं करेंगे, ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करेंगे, और हमारा जो पृथ्वी है वो आने वाले जनरेशन के लिए बचा रह जाएगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आने वाले 500-1000 साल के बाद मुझे नहीं लगता इंसानियत जिंदा रह पाएगी अर्थ के ऊपर, बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। तो इसी के साथ सारे के सारे टॉपिक्स ऑफ द एयर पॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर दिया। एयर पॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके अगले लेक्चर में हम बात कर लेंगे वाटर पॉल्यूशन की और सॉइल पॉल्यूशन की, और ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से हमें कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना। जैसे मैंने बोला, एक सपना देखा है हमने कि हर एक गांव तक पहुंच पाए, हर एक बच्चे तक पहुंच पाए। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और उनको भी बोलना आगे इस वीडियो को या फिर हमारे जितने भी वीडियो से उसको शेयर करने के, ठीक है। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।